अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास टॉपिक है स्लोइंग डाउन ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स को हम स्लो करना चाहते हैं। कहता है प्रैक्टिकली हम न्यूट्रॉन्स को स्लो करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, जिसमें फिशन न्यूट्रॉन्स जिनकी एनर्जी अबाउट 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, वो कोलाइड होते हैं इलास्टिकली नंबर ऑफ टाइम्स विद द न्यूक्लियस ऑफ मॉडरेटिंग मटेरियल। मॉडरेटर मटेरियल जो है उसके न्यूक्लियस से कोलिजन्स होती हैं, जैसे D2O है, या कार्बन है। तो उससे क्या होता है कि उनकी एनर्जी रिड्यूस हो जाती है थर्मल एनर्जी तक। और थर्मल एनर्जी कितनी होती है? 0.025 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसने यहाँ पे लिखा है। अब कहता है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होगा, 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहता है इलास्टिक स्कैटरिंग। स्कैटरिंग जो है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एक हमारे पास मॉडरेटर है, उसका न्यूक्लियस को हम XZA से लिख रहे हैं। फास्ट न्यूट्रॉन आ रहा है N01, वो आके मॉडरेटर से कोलाइड करेगा और उससे ये होगा कि न्यूट्रॉन स्लो हो जाएगा, और जो मॉडरेटर है न्यूक्लियस उसका उसको रिकॉइल मिलेगा। कहता है इन ऑर्डर टू फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट न्यूट्रॉन लूजेस इन अ सिंगल कोलिजन। सिंगल कोलिजन में कितनी एनर्जी वो लूज करेगा न्यूट्रॉन, तो हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। और उसके लिए हमें दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस कंसीडर करने पड़ेंगे। एक को हम कहते हैं लेबॉरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस या लेबॉरेटरी कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें टारगेट न्यूक्लियस को हम कंसीडर करते हैं कि वो इनिशियली एट रेस्ट है और इंसिडेंट न्यूट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है उसकी तरफ, और सेंटर ऑफ मास उस सिस्टम का भी मूव करता है। दूसरा है सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें सेंटर ऑफ मास ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल्स जो है वो एट रेस्ट रहता है इनिशियली एंड थ्रू आउट द कोलिजन। तो ये दो तरह के हमारे पास कोलिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं। अगर आप यहाँ पे डायग्राम देख सकें, लेबॉरेटरी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये डायग्राम दिखाई गई है जिसमें V0 वेलोसिटी दिखाई गई है, मास m ऑफ न्यूट्रॉन की इनिशियली, और जो वेलोसिटी ऑफ कैपिटल मास m है, जो कि मॉडरेटर है उसको 0 है। इसी तरह से सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये दिखाया गया इनिशियली मास आ रहा है, न्यूट्रॉन आ रहा है V0 से, और जो मॉडरेटर है उसका न्यूक्लियस v वेलोसिटी से ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। और इन दोनों का सेंटर में यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ मास है, जो कि सेंटर ऑफ मास कहाँ रहता है, किस में रहता है? रेस्ट में रहता है। अब कहता है इन लेबॉरेटरी कोऑर्डिनेट सिस्टम बिफोर द कोलिजन द न्यूट्रॉन ऑफ मास m मूव्स विद वेलोसिटी v0 टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ मास m which is assumed to be at rest। लेबॉरेटरी कोऑर्डिनेट सिस्टम में m रेस्ट में रहेगा, और कैपिटल स्मॉल m जो है न्यूट्रॉन का मास वो v0 स्पीड से आएगा। टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल्स इज 0 इन सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम। कहता है कि सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम में टोटल लीनियर मोमेंटम जो है कोलाइडिंग बॉडीज का वो 0 रहता है। इफ वी सी बी द वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल इन दिस सिस्टम, सेंटर ऑफ मास वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर वी सी वेलोसिटी है इंसिडेंट पार्टिकल की और वी वेलोसिटी है टारगेट न्यूक्लियस की, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ये कहता है एम वी सी प्लस माइनस एम वी, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ताकि टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व रह सके। एक का प्लस मोमेंटम है, एक का नेगेटिव है, इनका सम 0 है। इनको इक्वल रख लें तो यहाँ से v आ जाएगी। v इज द वेलोसिटी ऑफ टारगेट न्यूक्लियस बिफोर कोलिजन इक्वल टू एम वी सी ओवर कैपिटल M। कहता है कि इट इज क्लियर फ्रॉम फिगर 6.6 दैट वेलोसिटी, जो हमने अभी देखी थी, द वेलोसिटी ऑफ टारगेट न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम इज इक्वल एंड ऑपोजिट। जो वेलोसिटी है कहता है कि वो इक्वल और ऑपोजिट होती है।
to the velocity of center of mass coordinate system in laboratory coordinate system। तो जो laboratory coordinate system में है उसके इक्वल और ऑपोजिट होती है सेंटर ऑफ मास वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो कहता है हम लिख सकते हैं वी नॉट को वी सी प्लस वी लिखेंगे हम। वी सी आप कहते हैं सेंटर ऑफ मास वाले सिस्टम में वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन, और वी कहते हैं वेलोसिटी ऑफ मॉडरेटर या टारगेट न्यूक्लियस इन द सेंटर मास कोऑर्डिनेट सिस्टम, और वी नॉट जो है लेबोरेटरी वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इन दोनों का सम जो है वो वी नॉट के बराबर आप लिख लेंगे। अब कहता है पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी कैपिटल वी फ्रॉम इक्वेशन 6.4। तो वी नॉट इज इक्वल टू वी सी प्लस कैपिटल वी है, वो कैपिटल वी ऊपर जो इक्वेशन हमने बनाई थी उससे पुट कर दें, एम वी सी ओवर कैपिटल एम आ जाएगा। और यहाँ से आप एलसीएम लें कैपिटल एम, और फिर उसके बाद इसको इधर ले जाएं, एम वी नॉट इज इक्वल टू वी सी कॉमन आ जाएगा एम प्लस कैपिटल एम, और यहाँ से वी सी निकल आएगा एम ओवर एम वी नॉट ओवर स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। कहता है इस वी सी की वैल्यू को फिर इक्वेशन 6.4 में पुट करें। इक्वेशन 6.4 थी कैपिटल वी इज इक्वल टू स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम इनटू वी सी, और उसकी जगह पे ये लिख दिया वैल्यू। तो ये हमारे पास कैपिटल एम कैंसिल हो गया, स्मॉल एम वी नॉट ओवर एम प्लस कैपिटल एम आ गया। कहता है इफ द रेशियो मॉडरेटर मास m टू द न्यूट्रॉन मास m इज डिफाइंड एज। अगर हम ये कहें कि मॉडरेटर का मास को डिवाइड कर दें न्यूट्रॉन के मास से, तो उससे मास नंबर आ जाए इक्वल टू मास नंबर ऑफ मॉडरेटर, मॉडरेटर जो न्यूक्लियस है उसका मास नंबर। तो फिर हम इनको ये जो वी सी है ऊपर हमने जो वी सी बनाया ये वाला एम वी नॉट ओवर एम प्लस एम, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, ऊपर भी स्मॉल एम से, ऊपर भी कैपिटल एम से डिवाइड करते हैं नीचे भी। तो ऊपर कैपिटल एम से डिवाइड किया, कैपिटल एम कैंसिल हो गया, नीचे डिवाइड किया तो स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम प्लस इस एम से नीचे एम कैंसिल हो गया, वन बच गया। और इसको अगर वीसी को और सॉल्व करेंगे तो वी नॉट ओवर स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम क्या होगा, ये कैपिटल एम ओवर स्मॉल एम ए होता है तो ये 1 ओवर ए होगा प्लस 1। और अगर इसका हम और इसको जरा मॉडिफाई करें, इसका नीचे एलसीएम ले लें ए, तो 1 प्लस ए, नीचे ए बचेगा वो ऊपर चला गया, तो वी नॉट ए ओवर 1 प्लस ए, ये वी सी बन जाएगा। इसी तरह वी वाला जो फार्मूला है कैपिटल वी इज इक्वल टू एम वी नॉट ओवर स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, इसमें अगर ये फार्मूला यूज करें तो हम डिवाइड कर लेते हैं स्मॉल एम से, ऊपर भी है नीचे भी, ऊपर स्मॉल एम से डिवाइड किया कैंसिल हो गया, नीचे स्मॉल एम से किया कैंसिल हो गया, 1 बचा प्लस कैपिटल एम ओवर स्मॉल एम। कैपिटल एम ओवर स्मॉल एम की जगह पे ए आ गया, तो कैपिटल वी इज इक्वल टू वी नॉट ओवर 1 प्लस ए बन गया। तो ये दो फार्मूले बन गए, ये वी सी बन गया और ये कैपिटल वी बन गया। ये दोनों जो है वो सेंटर मास कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेलोसिटीज हैं किसकी, ये वी सी इज द वेलोसिटी ऑफ आप कह सकते हैं इंसिडेंट पार्टिकल, और कैपिटल वी इज द वेलोसिटी ऑफ टारगेट न्यूक्लियस। अब कहता है जी एडिशन ऑफ वेलोसिटीज थ्योरम, एडिशन करनी है वेलोसिटीज को, सम करना है हमने। कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलोज दैट the speeds of colliding particles are not changed after collision in center of mass coordinate system। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि भाई सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्योंकि दोनों पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे, सेंटर ऑफ मास रेस्ट में होगा, कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटीज, उनकी वेलोसिटीज का जो सम है वो सेम रहना चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए, तभी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रहेगी। कहता है इफ न्यूट्रॉन मूव्स एट एन एंगल ऑफ फाइव विद इट्स इनिशियल डायरेक्शन, अगर कोलिजन के बाद वो फाइव एंगल से मूव करता है आफ्टर कोलिजन, तो मोमेंटम भी कंजर्व रहना है। तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए जो न्यूक्लियस है उसको 180 प्लस 5 से 180 प्लस 5 एंगल वाली डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा विद द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट न्यूट्रॉन, ताकि जो एंगुलर लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रह सके। द टोटल इफेक्ट इन सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अ रोटेशन ऑफ पार्टिकल सिस्टम बाय एंगल 5। ये सिस्टम जो है 5 एंगल से रोटेट कर जाएगा। उसके लिए आपके सामने डायग्राम है, इस डायग्राम को देखिए, वेक्टर डायग्राम ऑफ वेलोसिटीज ऑफ न्यूट्रॉन एंड मॉडरेटर इन लेबोरेटरी एंड सेंटर ऑफ मास।
दोनों के लिए बनाई गई है डायग्राम। कहता है स्मॉल एम आ रहा है, न्यूट्रॉन आ रहा है, और ये कैपिटल एम है, ये इधर से आ रहा है। अगर सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, वो रेस्ट में रहेगा। अब कहता है कि ये कोलाइड कर जाएगा मास एम, और यहां से देख लेते हैं। कहता है इन लेबोरेटरी कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेबोरेटरी वाला पहले देख लें। न्यूट्रॉन इज स्कैटर्ड थ्रू एट एंगल थीटा विद वेलोसिटी v1 एंड द न्यूक्लियस जो है वो वेलोसिटी v2 से होता है। लेबोरेटरी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये मैस रेस्ट में था न्यूक्लियस का, और न्यूट्रॉन आ रहा था, न्यूट्रॉन आया और थीटा एंगल से v1 वेलोसिटी से वो मूव करना शुरू कर दिया कुलियन के बाद। और जो मैस कैपिटल एम था मॉडरेटर का मैस, वो v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। उसके बाद इफ द वेलोसिटी v1 is the vector sum of the velocity v1 is the vector sum of the neutron velocity in center of mass coordinate system and velocity of center of mass। अब v1 को अगर आपने लिखना है तो कहता है इसको आप सम कर सकते हो vc और v का। लेबोरेटरी कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो एंगल थीटा से वो स्कैटर हुआ है, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट रहेगा। तो उसमें कहता है कि जो m है मास, वो vc वेलोसिटी से रिफ्लेक्ट होगा और वो एंगल बनाएगा फाइ। और v जो वेलोसिटी है, ये कैपिटल v वेलोसिटी किसकी है? ये वेलोसिटी है मॉडरेटर की। कहता है कि ये जो v1 बनेगा न्यूट्रॉन की वेलोसिटी, वो vc प्लस कैपिटल v के बराबर होगी इन इन सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कहता है हम इसके ऊपर लॉ ऑफ कोसाइंस लगा दें। ये एंगल्स 90 के नहीं बन रहे, ये ट्राइंगल बन रही है ये वाली। ये ऐसे vc है, v है और v1 है, तो v1 का स्केयर इक्वल रख लेंगे हम। v1 स्केयर इज इक्वल टू vc स्केयर प्लस v माइनस 2vc कैपिटल v इंटू ये वाला एंगल। ये v1 के सामने ये वाला एंगल बनता है, ये कितना होगा? अगर ये फाइ है तो ये होगा 180 माइनस फाइ। तो कोसाइंस लॉ हम लिखेंगे v1 स्केयर इज इक्वल टू vc स्केयर प्लस v स्केयर माइनस 2vcv इन cos पाई माइनस फाइ। तो cos पाई माइनस फाइ को माइनस cos फाइ कहते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे प्लस आ गया। अब vc और v की वैल्यू पुट कर दी हमने, पिछले हमने जो ड्राइव की है वो v नॉट a ओवर 1 प्लस a था, और कैपिटल v था v नॉट। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी 1 प्लस a स्केयर। तो ये वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं, और इधर भी पुट कर दी हमने वैल्यू। तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद v और vc की इसको हमने सॉल्व किया, ये बन गया। फिर हमने v1 स्केयर ओवर v नॉट स्केयर कर लिया, ये इसके बराबर आ गया। वेलोसिटीज की रेशो आगे कहता है अगर एनर्जी जो है, इफ द एनर्जी E is the neutron energy in laboratory coordinate system before collision, and E dash is the neutron energy in the same system। ये न्यूट्रॉन एनर्जी है बिफोर कोलिजन, और ई डैश जो है वो आफ्टर कोलिजन है। तो इनकी जो रेशो होगी आफ्टर कोलिजन एनर्जी ओवर बिफोर कोलिजन, तो v1 स्क्वायर ओवर v नॉट। v1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है आफ्टर कोलिजन इन लेबोरेटरी कोऑर्डिनेट सिस्टम वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन, और v नॉट इज द वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन बिफोर कोलिजन इन लेबोरेटरी कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये सारा इसके बराबर आ गया। इसका मतलब एनर्जी की रेशो जो है वो इस फार्मूले के बराबर आ गई। अब यहां से हम एंगल फाइ पर डिपेंड करती है इसका मतलब एनर्जी। तो कहता है अगर फाइ 0 हो, न्यूट्रॉन जो है वो स्कैटर हो ही ना, सीधा गुजर जाए, तो क्या होगा? तो एंगल 0 रख लो, cos 0 1 होता है। आपके पास ये फार्मूला बन गया a स्केयर प्लस 1 प्लस 2a। ये तो बन गया हमारे पास a प्लस 1 का स्केयर, ऊपर भी a प्लस 1 स्केयर, नीचे भी a प्लस 1 स्केयर, कैंसिल हो गया, 1 बचा। e डैश ओवर e इज इक्वल टू 1, या e डैश इज इक्वल टू e। तो ई डैश न्यूट्रॉन की एनर्जी आफ्टर कोलिजन और ई है बिफोर कोलिजन। अगर वो सीधा गुजर गया है तो एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब है एनर्जी न्यूट्रॉन की ट्रांसफर नहीं हुई मॉडरेटर को। तो स्कैटरिंग एंगल पे डिपेंड करता है एनर्जी कितनी डिपॉजिट होनी है या ट्रांसफर होनी है। अब अगर कहता है हेड ऑन कोलिजन हो जाए, हेड ऑन कोलिजन हो और मैक्सिमम एंगल ऑफ स्कैटरिंग हो, मतलब फाइ जो है 180 हो,
जो न्यूट्रॉन है वो बाउंस बैक हो जाए न्यूक्लियस से कोलाइड करके, अब मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर होगी। अब फार्मूला क्या बनेगा, अब cos 180 क्या होता है, -1, तो माइनस आ जाएगा ए स्केयर प्लस 1 माइनस 2 ए, तो ये ए -1 का स्केयर हो गया, नीचे ए प्लस 1 स्केयर, इसका होल स्केयर कर लो, ई को उधर ले जाओ तो ई डैश इज इक्वल टू ई इंटू ए -1 और ए प्लस 1 होल स्केयर। अब ये जो a -1 और a प्लस 1 होल स्क्वायर है, इसका नाम अल्फा रख लो, तो ई डैश आ जाएगी अल्फा इंटू ई। दिस शोज दैट मैक्सिमम एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम न्यूट्रॉन टू द मॉडरेटर न्यूक्लियस। ऊपर माइनस करेंगे, मॉडरेटर का मैस है ये, मैस नंबर है, इधर नीचे प्लस करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, बड़ा आंसर आएगा। दस इन अ सिंगल कुलियन मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी लॉस, मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी लॉस कितना होगा एक कुलियन में, उसको डेल्टा ई मैक्सिमम कह लेंगे, ई माइनस ई डैश मिनिमम। ई डैश मिनिमम क्या है, स्कैटर न्यूट्रॉन की एनर्जी है, तो अगर कम होगी तो फिर मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर होगा, तो ई लिख लेंगे एज इट इज माइनस ई डैश मिनिमम, आपने लगे ई डैश यही है अल्फा ई, तो ये बन जाएगा ई इंटू 1 माइनस अल्फा, दोनों में अल्फा ई और अल्फा ई बनता है, इधर ई बनता है इधर अल्फा ई बनता है, ई कॉमन आ जाएगा 1 माइनस अल्फा। मैक्सिमम एनर्जी लॉस, फ्रैक्शनल एनर्जी लॉस अगर लिखना है तो डेल्टा ई को ई से डिवाइड कर देंगे, चेंज इन एनर्जी को टोटल एनर्जी से डिवाइड कर देंगे, मैक्सिमम तो ये इधर आ जाएगा तो 1 माइनस अल्फा बचेगा। तो ये मैक्सिमम एनर्जी लॉस इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। अल्फा आपको पता है 1 माइनस ए, ये जो सॉरी लिखा हुआ है ए -1 ओवर ए प्लस 1 का उसके। अब कहता है सिंस अल्फा डिपेंड्स ऑन ए, सारी बात है अल्फा ए पर डिपेंड करता है, अभी मैंने आपको बताया। द मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक मास ऑफ द न्यूक्लियस, तो मैक्सिमम लॉस जो है वो एटॉमिक मास पर डिपेंड करेगा। अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हाइड्रोजन है, तो अगर हाइड्रोजन है तो उसके लिए A1 होगा उसका मास नंबर, तो अल्फा तो 0 आएगा, क्योंकि ये अल्फा होता है A-1 और A+1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो अगर अल्फा ही 0 आएगा तो अल्फा ये खत्म हो गया, तो इधर 1 बचा, तो डेल्टा ई ओवर ई मैक्सिमम इज इक्वल टू 1, तो मैक्सिमम एनर्जी लॉस होगा, सारी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी सिंगल कुलियन में। तो इसका मतलब है अगर हाइड्रोजन के न्यूक्लियस होंगे तो न्यूट्रॉन जो है वो लास्ट कुलियन करेगा प्रोटॉन के साथ और सारी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। और अगर लार्ज वैल्यू ऑफ ए, मॉडरेटर का मास ज्यादा हो, तो फिर क्या होगा, यही अल्फा जो है वो किस तरह आप इसको मॉडिफाई करेंगे, ऊपर भी ए से डिवाइड कर दें नीचे भी ए से डिवाइड कर लें, तो आपके पास ये बन गया। अब इसको अलग-अलग कर लें, ये ऊपर ले जाएं तो -2 हो जाएगी, पावर नीचे ले आए बाइनोमियल लगा के, तो ये आ जाएगा 1 - 2 ओवर ए, इसको सॉल्व करें तो 1 - 4 ओवर ए बचेगा। अब मैक्सिमम फ्रैक्शनल एनर्जी लॉस क्या होगा, डेल्टा ई ओवर ई मैक्सिमम 1 माइनस अल्फा होता है, अल्फा अब हो गया 1 - 4 ओवर ए, तो ये 4 ओवर ए बचा। तो आप देख रहे हैं कि इनवर्स रिलेशन है ए के साथ, जितना ए बड़ा होगा मैस नंबर ज्यादा होगा उतना एनर्जी लॉस जो है वो कम होगा, एनर्जी कम ट्रांसफर होगी। देयरफॉर वी सी दैट द लाइट न्यूक्लियाई आर मोर इफेक्टिव मॉडरेटर, लाइटर न्यूक्लियाई हो जिसका ए कम हो उसके लिए एनर्जी लॉस ज्यादा होता है सिंगल कुलियन में, तो लाइटर या लाइटर न्यूक्लियाई वाले, लाइटर मैस वाले न्यूक्लियस ज्यादा अच्छे होते हैं एज अ मॉडरेटर देन हैवी न्यूक्लियाई, एंड मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल एनर्जी। तो इस आर्टिकल को आप तैयार करें अच्छे से। अल्लाह हाफिज।